हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मेमोरी। हम जानते हैं जिस प्रकार मनुष्य को कार्य करने के लिए अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में बहुत सारी बातों को याद रखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को कार्य करने के लिए भी बहुत सारी डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस अपनी मेमोरी में सेव करके रखनी पड़ती है, ताकि किसी भी प्रकार के कार्य के दौरान सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाने वाला डेटा आसानी से मिल सके और कार्य पूरा हो सके। कंप्यूटर के जिस कंपोनेंट में प्रोग्राम, डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में यह डेटा बाइनरी यानी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। 0 और 1 को हम कंबाइंड रूप से बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो ये बिट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं। जो कैरेक्टर, लेटर, डिजिट, सिंबल, इनको स्टोर करने के लिए एक आवश्यक मेमोरी होती है। और जब वह डेटा हमारे सामने प्रदर्शित होता है तो वह हमारी लैंग्वेज में होता है, जिससे हम उसे समझ पाते हैं। तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। स्टोरेज के एक से अधिक प्रकारों में होने की मुख्य वजह है उनका जल्दी से जल्दी डेटा को पहुंचाने का, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जा सके। जैसे प्रोसेसर को जब प्रोसेसिंग का कार्य कर रहा होता है तो प्रोसेसिंग तीव्रता से हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसे बिना देरी के डेटा उपलब्ध कराया जाए। इसलिए प्रोसेसर के साथ एक छोटी सी मेमोरी यूनिट भी लगी होती है, जिसे रजिस्टर या कैशे मेमोरी हम कहते हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती हैं, जैसे मेन मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब जो अलग अलग आकार, प्रकार और क्षमता के होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, मेमोरी का कैटेगराइज कर सकते हैं इनको। जैसे प्राइमरी मेमोरी होती है जिनका सीपीयू के द्वारा सीधा एक्सेस होता है, तो वो होती है रैम और रोम। ये हमारी मुख्य या प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी है जिनमें सीपीयू का सीधा एक्सेस नहीं होता, तो ये होती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब। फिर है कैशे मेमोरी जो सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है और ये सबसे फास्ट भी होती है, तो इसमें भी 3 टाइप की आती हैं। और रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, यानी सीपीयू की लोकल स्टोरेज होती है, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही होती है। तो इसमें भी कुछ टाइप के रजिस्टर्स में आते हैं स्टोर करने के लिए। तो ये कुछ मेमोरी के टाइप्स हैं। कौन सी मेमोरी है जो सबसे महंगी है इनमें से? तो इनमें से तो कैशे मेमोरी है जो महंगी है, ठीक है। तो अब कैशे मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। तो कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका उपयोग सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे आकार की चिप आधारित कंप्यूटर मेमोरी है, जो मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी जो होती है, रैम, रोम, इनसे काफ़ी तेज़ होती है। और कभी कभी इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू चिप के बहुत करीब होती है। इससे क्या होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र के लिए बस का प्रयोग नहीं होता है, यानी सिस्टम बसेस जो होती हैं जो डेटा का ट्रांसफ़र करती हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक, तो उन बसेस का प्रयोग नहीं होता है। तो इससे क्या है, डिले नहीं होता किसी भी डेटा को पहुंचाने में। तो इससे हमारी जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड है वो तीव्र हो जाती है, जो कि हमारे कंप्यूट करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू के द्वारा सबसे ज़्यादा बार उपयोग किए जाते हैं। जो बार बार सीपीयू के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, उन डेटा या प्रोग्राम को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैशे मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी महंगी होती है, और ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, यानी इन दोनों के बीच में लगी होती है। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ये काफ़ी फास्ट होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए
हम इसमें देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा CPU प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा और प्रोग्राम के हिस्सों को सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी डिस्क का हार्ड डिस्क ये होती है, यहाँ से प्राइमरी मेमोरी में पहुँचाया जाता है। यानी कि हम जैसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी से सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में पहुँचता है, यानी रैम में लोड होता है और फिर प्राइमरी मेमोरी से वो कैशे मेमोरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ से CPU उनको आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो जब भी CPU को डेटा चाहिए होता है तो सबसे पहले वह उस डेटा को कैशे मेमोरी में ढूंढता है। यदि CPU को कैशे मेमोरी में वो डेटा मिल जाता है तो CPU उस डेटा को लेकर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है, और यदि डेटा नहीं मिल पाता है तो CPU उस डेटा को फिर रैम या प्राइमरी मेमोरी में ढूंढता है, तो जहाँ पर ज़्यादातर टाइम डेटा मिलने की संभावना होती है। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है। कैशे मेमोरी के प्रकार देख लेते हैं। तो सामान्यतः पूर्व के जो सिस्टम हुआ करते थे उनमें एक ही कैशे मेमोरी होती थी, जिससे टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जो बड़े ग्राफिक सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें प्रोसेसिंग स्पीड में काफ़ी स्लो हो जाता था। इसी समस्या को हल करने के लिए मल्टीपल कैशे का उपयोग किया गया, जिनको हम बोलते हैं लेवल 1 या L1 कैशे, लेवल 2 या L2 कैशे और लेवल 3 और L3 कैशे। तो हम जानते हैं CPU में जो कोर्स होते हैं ना, कोर, उनके आधार पर कैशे मेमोरी होती है। यानी कि CPU के अंदर जितने कोर होंगे उन सभी कोर के लिए अलग अलग कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम L1 कैशे के बारे में देखते हैं। तो यह पहले लेवल का कैशे मेमोरी होता है, जिसको L1 कैशे या लेवल 1 कैशे के रूप में जाना जाता है। और ये मेमोरी साइज में छोटी होती है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। यह मेमोरी CPU के अंदर मौजूद होती है, जो काफ़ी कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। यदि CPU 4 कोर वाला है तो हर CPU कोर का अपना एक लेवल 1 कैशे मेमोरी होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो CPU के जैसे ही होती है। लेवल 1 कैशे मेमोरी की साइज़ 2 KB से 64 KB तक होती है। तो CPU को जब भी कोई डेटा की ज़रूरत होती है तो CPU सबसे पहले लेवल 1 कैशे में उसे चेक करता है। यदि वो डेटा CPU को L1 कैशे में मिल जाता है तो CPU बाकी के लेवल को चेक नहीं करता और उस डेटा को लेकर प्रोसेसिंग कंटिन्यू करता है। दूसरा आता है लेवल 2 कैशे, जो कि दूसरे लेवल का कैशे मेमोरी है, जिसे L2 कैशे या लेवल 2 कैशे के रूप में जाना जाता है। लेवल 2 कैशे मेमोरी L1 कैशे मेमोरी से साइज में थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड भी L1 कैशे मेमोरी से थोड़ी कम होती है। लेवल 2 कैशे मेमोरी CPU के अंदर और बाहर कहीं भी मौजूद हो सकती है। यदि यह CPU के बाहर होती है तो ये एक हाई स्पीड बस के द्वारा CPU से कनेक्ट होती है। यदि CPU 4 कोर वाला होता है तो हर CPU कोर का अपना एक अलग लेवल 2 कैशे मेमोरी हो सकता है, या फिर सभी एक ही लेवल 2 कैशे मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं। यदि यह L1 कैशे मेमोरी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है, यानी कि इसकी साइज होती है 256 KB से 512 KB तक। फिर है लेवल 3 कैशे, ये तीसरे लेवल की कैशे मेमोरी होती है, जिसे L3 कैशे या लेवल 3 कैशे मेमोरी के रूप में जाना जाता है। लेवल 3 कैशे मेमोरी सभी प्रोसेसर में नहीं होता, यह कुछ हाई एंड प्रोसेसर में होते हैं। ये साइज़ में L1 कैशे और लेवल 2 कैशे से थोड़े बड़े होते हैं, जिससे इसकी स्पीड भी L1 कैशे और लेवल 2 कैशे मेमोरी से थोड़ी कम होती है, क्योंकि सर्चिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेवल 3 कैशे मेमोरी का उपयोग L1 कैशे और L2 कैशे के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और यह मेमोरी CPU के बाहर मौजूद होती है। यदि CPU 4 कोर वाला है तो सभी CPU कोर एक ही लेवल 3 कैशे मेमोरी का उपयोग करते हैं। यह L1 कैशे और L2 कैशे मेमोरी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि इसकी साइज़ होती है 1 MB से 8 MB तक। तो डेटा फ्लो के दौरान डेटा का फ्लो कैसे होता है, ये हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है रैम। उसके बाद ये है कैशे मेमोरी, यहाँ पे सिर्फ 2 कैशे मेमोरी का यूज किया गया है, L1 और L2।
अगर L3 होता तो वो भी इसके बाद होती। तो L2 कैशे मेमोरी है। फिर हमारे CPU के अंदर ही 2 L1 कैशे मेमोरी है, क्योंकि इसमें 2 कोर वाला है, और इसकी खुद की एक मेमोरी है CPU की, जिसको रजिस्टर बोलते हैं, जो कि CPU का लोकल स्टोरेज होता है। तो ये हमारी खुद की CPU की मेमोरी है। तो डेटा फ्लो के दौरान होता कुछ ऐसा है कि जब भी CPU को किसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो CPU उस डेटा को सबसे पहले अपने L1 कैशे मेमोरी में उसको ढूंढता है। ठीक है, यदि वह डेटा उसको L1 में ही मिल जाता है तो आगे CPU को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे टाइम की काफ़ी बचत होती है। और अगर यदि वह डेटा उसे L1 कैशे मेमोरी में नहीं मिलता तो उसे फिर वो L2 कैशे मेमोरी में ढूंढता है। यदि वह डेटा L2 में मिल जाता है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और यदि वह L2 में नहीं मिलता तो उसको फिर वो आगे L3 कैशे मेमोरी में ढूंढता है। यदि CPU को किसी भी एक कैशे मेमोरी में वो डेटा मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैशे हिट, और यदि डेटा किसी भी कैशे मेमोरी में नहीं मिलता तो उसको हम बोलते हैं कैशे मिस। तो यदि CPU को किसी भी कैशे में डेटा नहीं मिलता तो CPU जो है उसको रैम में ढूंढता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वो उसको ढूंढता है। अगर रैम में वो डेटा मिल जाता है तो फिर वो आगे उसको L3 कैशे में फॉरवर्ड कर दिया जाता है डेटा को, फिर L3 से उसको L2 में भेज दिया जाता है, फिर L2 से L1 में, और L1 से होते हुए वो उसको CPU को मिल जाता है। और यदि वह डेटा रैम में भी नहीं होता तो उसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क में ढूंढता है। और हम सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा उसके प्लेटर पे स्टोर होता है, जो हमेशा घूमने वाला एक डिस्क नुमा फिजिकल पार्ट होता है, जिस पर रीड राइट हेड मूव करता रहता है और डेटा रीड और राइट होता रहता है। तो ऐसे में यहाँ से डेटा उठाकर CPU को देने में काफ़ी समय लग जाता है। इसी कारण हार्ड डिस्क में भी कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया होता है, जिससे CPU के द्वारा डिमांडेड कोई भी डेटा को हार्ड डिस्क के प्लेटर पर ढूंढने के बजाय सबसे पहले उसके कैशे मेमोरी में ढूंढा जाता है, और यदि वह डेटा वहीं मिल जाता है तो आगे फिर उसको रैम में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से L3 में, फिर L2 में, फिर L1 से होते हुए CPU को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे टाइम की काफ़ी बचत होती है। और अंततः चाहे जितना भी समय लगे उस डेटा को प्लेटर से लेना ही होता है। अगर वो कैशे मेमोरी में भी नहीं मिलता हार्ड डिस्क की तो फिर उस फाइनली उसको प्लेटर से ही लेना पड़ता है। तो जब पहली बार कंप्यूटर शुरू किया जाता है या पहली बार कोई एप्लीकेशन खोला जाता है तो कैशे मेमोरी या रैम में तो डेटा उपलब्ध नहीं होता है। तो इस स्थिति में CPU को हार्ड डिस्क ड्राइव से सीधा डेटा मिलता है, और एक बार अगर कोई प्रोग्राम ओपन हो जाता है तो बाद में आप जब भी अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं या एप्लीकेशन खोलते हैं तो CPU उस डेटा को कैशे मेमोरी या रैम से ही उसको ले लेता है। तो इससे क्या है, थोड़ी जल्दी से वो एप्लीकेशन खुल जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो डेटा है वो कैशे मेमोरी या रैम में स्टोर्ड होता है। तो कैशे मेमोरी हमने पढ़ लिया है, इसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि जितना छोटा होगा उतना ही आवश्यक डेटा अपने पास रखेगा और प्रोसेसिंग के समय डेटा को ढूंढने में भी कम समय लगेगा। तो इसलिए इसका आकार छोटा होता है। और कैशे मेमोरी में थोड़े से डेटा को रखने के बाद अन्य को जो मेन मेमोरी है इसमें ब्लॉक के रूप में डेटा को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में किसी को कहीं से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अधिक पसंद की जाती है? तो ये होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी DMA। तो DMA के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डेटा को कंप्यूटर की रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से सीधे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिना CPU का यूज किए। यानी इससे क्या होता है, मेमोरी ऑपरेशन की गति बढ़ती है और डेटा ट्रांसफ़र की भी गति बढ़ती है। तो इसमें जो डेटा होता है वो एक ब्लॉक के रूप में ट्रांसफ़र होता है। हम जानते हैं कंप्यूटर में जो भी हम डेटा लेते हैं सबसे पहले रैम में लोड होता है, फिर उसके बाद वो CPU के द्वारा प्रोसेस होता है। किंतु कंप्यूटर में कुछ डेटा ऐसा होता है जिनको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस स्थिति में DMA वो तकनीक है जिससे वह प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को सेव कर सकता है, यानी डेटा को सीधे ही रैम से फिर
जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भेजना होता है वहाँ पे भेज सकता है बिना CPU का यूज किए। तो इससे वो प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को सेव कर सकता है और डेटा को अच्छी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यह पूरी प्रक्रिया एक चिप के द्वारा मैनेज होती है, जिसे हम बोलते हैं DMA कंट्रोलर चिप, यानी DMAC। इस चिप के द्वारा ये मैनेज होती है। तो DMA कंट्रोलर बेसिकली डेटा को कंटेन नहीं करता, बल्कि यह केवल एक जो हमारी सिस्टम बसेज होती हैं इनको ड्राइव करता है। तो DMA कंट्रोलर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को DMA सिग्नल के द्वारा एक्सेस करता है। बहुत सारे हार्डवेयर सिस्टम DMA का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डिस्क ड्राइव, कंट्रोलर्स, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड आदि। जब भी कोई डिवाइस DMA का प्रयोग करती है तो उसे एक विशेष DMA चैनल को स्पेसिफाई करना पड़ता है जिसे वह प्रयोग करती है। तो एक अल्ट्रा DMA हार्ड ड्राइव होती है, जो कि वह DMA का प्रयोग डेटा को तेज गति से ट्रांसफ़र करने के लिए करती है, जबकि पहले की जो हार्ड ड्राइव थी उसमें सबसे पहले डेटा CPU से ही ट्रांसफ़र होता था, जिससे क्या है ना, समय अधिक लग जाता था। तो इसीलिए लेकिन अल्ट्रा DMA हार्ड ड्राइव है, जिससे डेटा, यह जो हार्ड ड्राइव है वो DMA का यूज़ करती है और जो डेटा है वो सीधे रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफ़र हो पाता है, जिससे समय की बचत होती है। मेमोरी में प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए CPU से जाता है। तो कौन सा स्टेप फॉलो होता है CPU के द्वारा? तो वो होता है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट सीक्वेंस। इसके बारे में देखते हैं। तो CPU एक छोटा सा चिप होता है, हम सभी जानते हैं, जो कि हमारे मदरबोर्ड पे लगा रहता है और ये कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि हम कंप्यूटर में यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस का मतलब है यानी कि किसी भी चीज़ की गणना करके उसका उत्तर देना। यदि जैसे कि 2 और 4 को जोड़ा जाए तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर 6 बताओगे, और यदि मैं कहूँ कि 12 × 4 का आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 48। तो ये चीज़ है प्रोसेस या प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये काम किया जाता है CPU के द्वारा, जैसे कि यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना आदि। तो ये CPU चिप होती है, देख सकते हैं हम चित्र में, ये मदरबोर्ड में लगी रहती है। फिर ये जो मदरबोर्ड है ये हमारे सिस्टम यूनिट या जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, इसके अंदर होता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो आपको जब भी इनमें से कोई वर्ड के लिए पूछा जाए तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे वो CPU के बारे में पूछ रहा है। तो वास्तव में ये एक स्क्वायर शेप में सिलिकॉन मटेरियल से बनी एक इंटीग्रेटेड चिप होती है, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर से मिलकर के सर्किट बने होते हैं। इसकी जो आंतरिक संरचना है बहुत ही जटिल होती है। कंप्यूटर टर्म्स में कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जो सिस्टम यूनिट हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कैबिनेट होता है, इसको ही CPU बोल देते हैं, पर वास्तव में ये टेक्निकल लैंग्वेज में इसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है। और CPU, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ये एक चिप होता है जो हमारे इस कैबिनेट के अंदर लगे मदरबोर्ड पर एक सॉकेट में लगाया जाता है। कार्य के दौरान बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिससे बचने के लिए इसके ऊपर हीट सिंक या कूलिंग फ़ैन लगाए जाते हैं। और कंप्यूटर मदरबोर्ड पर CPU सॉकेट के अकॉर्डिंग ही लगे होते हैं। किसी एक टाइप के सॉकेट पर सभी CPU नहीं लगाए जा सकते, और जनरली इन्हीं सॉकेट को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उस मदरबोर्ड पर कौन कौन से CPU सपोर्ट करते हैं। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा किया जाने वाला सभी काम CPU के माध्यम से ही होता है। CPU हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से इंस्ट्रक्शन लेता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच तालमेल बिठाने का काम भी करता है। तो CPU इन सभी काम को करने के लिए अपने अंदर स्थित कुछ मुख्य पार्ट्स या कंपोनेंट्स का उपयोग करता है।
तो सीपीयू के अंदर कुछ मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं 3, वो होते हैं मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इनके बारे में देखते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? यह सीपीयू की टेम्पररी स्टोरेज होती है जिसे रजिस्टर कहा जाता है। इसमें प्रोसेसिंग के लिए आए डेटा या निर्देशों को स्टोर किया जाता है, यानी कि सीपीयू के अंदर, यानी सीपीयू की खुद की एक मेमोरी होती है रजिस्टर के फॉर्म में, जो कि सीपीयू की लोकल स्टोरेज होती है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती है, ये सिर्फ सीपीयू की मेमोरी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन को बाइनरी नंबर में स्टोर करके रखता है। और सीपीयू में रजिस्टर अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं, जैसे कि 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर या 8 बिट रजिस्टर। और इसी मेमोरी यूनिट में रखे डेटा को जो कंट्रोल यूनिट है वो प्रोसेसिंग के लिए आगे एएलयू तक लेके जाता है। तो ये मेमोरी एक कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती है, बल्कि इसे सीपीयू की लोकल स्टोरेज कहा जाता है, जो प्रोसेस किए जा रहे डेटा को होल्ड करके रखती है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होने वाले सभी काम को कंट्रोल करने का काम करता है। यह मेमोरी यूनिट में स्टोर्ड डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसको फिर डिकोड करता है और उसको समझता है, और फिर उस इंस्ट्रक्शन को उसके अकॉर्डिंग एएलयू को इंफॉर्मेशन के अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहता है। तो इसके लिए सबसे पहले मेमोरी रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को वो प्राप्त करता है, फिर उनकी व्याख्या करता है, यानी उनको इंटरप्रीट करता है, और उसके बाद अलग अलग यूनिट तक उसको भेज देता है। उसके बाद आता है लास्ट में एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस यूनिट को मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करवाने की जिम्मेदारी दी गई होती है। सीपीयू के द्वारा किए जाने वाले सभी कैलकुलेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और कंपैरिजन, इस तरह की सभी प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग करने का काम एएलयू का होता है। इसे सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और इसको सीपीयू का कोर भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर कितनी तेज गति से किसी काम को पूर्ण करेगा वह सीपीयू कोर पर ही निर्भर करता है। तो एक सीपीयू में एक से अधिक कोर भी हो सकते हैं। जिस सीपीयू में जितनी ज़्यादा संख्या में कोर रहेंगे वह उतनी ही तेज़ी से और आसानी से किसी भी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करके हमारे सामने रिजल्ट देने में सक्षम हो पाएगा। तो बेसिकली सीपीयू कैसे काम करता है, ये हमने सीपीयू की स्ट्रक्चर देख लिया, इसके अंदर के कंपोनेंट्स देख लिए। अब इसके द्वारा जो काम किया जाता है, डेटा को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके लिए एक स्टेप फॉलो किया जाता है, वो है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होता है फैचिंग द डेटा। तो किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए पहले हमें उस प्रोग्राम को रैम में लाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाता है सबसे पहले रैम में लोड होता है। तो प्रोग्राम के रैम में आने के बाद उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन अस्थायी तौर पर, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं रैम से वो कैशे मेमोरी में लोड हो जाते हैं। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कैशे मेमोरी में जाते हैं। फिर कैशे मेमोरी से वो जो इंफॉर्मेशन है वो जो सीपीयू का जो मेमोरी है रजिस्टर उसमें जाता है, स्टोर होता है। फिर जहाँ से कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके लेता है और एएलयू तक भेजता रहता है। तो इस तरीके से डेटा जो है एएलयू तक प्रोसेस करने के लिए जाता है। उसके बाद है डिकोड इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये काम करता है, कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर से प्राप्त डेटा को एक एक करके डिकोड करता है, मतलब कि उन इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उन इंफॉर्मेशन के अनुसार ही एएलयू को कार्य करने के लिए कहता है। फिर लास्ट स्टेप आता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट से प्राप्त इंफॉर्मेशन के आधार पर एएलयू मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको वो आउटपुट होता है बेसिकली। तो उसको फिर सीपीयू रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता है ताकि डिकोड होकर आगे आने वाला जो निर्देश है उसको रेफरेंस कर सके, और पिछले परिणाम को यूज़र की मांग के अनुसार आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाता है या फिर स्टोरेज डिवाइस पर सेव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा सीपीयू के द्वारा इस तरीके से काम करता है और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है इनमें से? तो इनमें से है किलोबाइट,
तो स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा 0 से 1 के रूप में परिवर्तित होता है। 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट या बिट कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है और 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, जो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होती है। तो हम मेमोरी की साइज या मेजरमेंट यूनिट्स देख सकते हैं। 0 या 1 को बाइनरी डिजिट या बिट बोला जाता है, जो कि सबसे छोटी इकाई है। फिर उसके बाद 4 बिट्स मिल करके एक निबल बनाते हैं। फिर 8 बिट्स मिल करके एक बाइट बनाते हैं और 1 किलोबाइट इक्वल टू होते हैं 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल टू होते हैं 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। कौन सा सर्वाधिक मेमोरी की साइज को दर्शाता है? तो ये होता है टेराबाइट, यानी कि 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक होती है जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्यों क्या होती है और इसका यूज क्यों किया जाता है। इसमें प्रोग्राम्स को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित क्यों किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी, तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में एक रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। तो रैम कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस देने का काम करती है, यानी कि कंप्यूटर पर रियल टाइम में जिस भी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, फाइल इत्यादि पर कार्य हो रहा होता है तो वो ऑपरेशन के दौरान रैम पर ही आकर सबसे पहले लोड होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम, जिसकी साइज औसतन 4 GB, 8 GB या मैक्सिमम 16 GB की होती है, फिर भी ये मल्टीटास्किंग के दौरान कैसे सभी बड़े बड़े प्रोग्राम को एक साथ अपने पास रख के चला लेती हैं, यानी वो प्रोग्राम इजीली चल भी जाता है और हमारा कंप्यूटर हैंग भी नहीं होता। तो इसी सवाल के वक्त कंप्यूटर की एक ऐसी छिपी हुई मेमोरी की राज उजागर हो जाती है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल रैम। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वर्चुअल यानी आभासी, अर्थात वर्चुअल मेमोरी वास्तव में कोई फिजिकल मेमोरी या रैम नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को मेन मेमोरी की तरह उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी के सपोर्टिंग में काम करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है और इसी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम रैम के बारे में समझते हैं। तो रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की एक फिजिकल मेमोरी है जो कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस देने का काम करती है, यानी कि कार्य के दौरान ओपन किए गए सभी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, फाइल्स, ये सब रैम पर ही लोड होते हैं। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बूटिंग प्रक्रिया होती है। इस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी, जिस पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड रहता है, यानी सी ड्राइव में होता है जनरली, उससे OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ ज़रूरी फाइल लेकर उसको रैम पर लोड कर दिया जाता है, तो ताकि आगे वो CPU के द्वारा प्रोसेस किया जा सके। तो इसके बाद हमें हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दी जाती है। फिर जब भी कोई प्रोग्राम या फाइल हम रन कराते हैं तो वे सभी तत्काल रूप से रैम पर ही सबसे पहले लोड होते हैं, फिर उसके बाद CPU के पास जाते हैं प्रोसेस होने के लिए। लेकिन वो रैम पर तब तक रहते हैं जब तक हम उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम को क्लोज ना कर दें या सेव ना कर दें। तो ऐसे में कुछ क्षण के लिए अगर हम सोचें कि यदि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ 4 GB की रैम लगी हो और बहुत सारे प्रोग्राम, फाइल को एक ही बार में ओपन कर दिया जाए और ये 4 GB का स्पेस फुल हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, हमारी प्रोग्राम फाइल या डायरेक्टली क्लोज या क्रैश हो सकती है, हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम क्रैश हो सकता है।
तो ऐसे में तो बहुत ही बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी समस्या से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। यह कॉन्सेप्ट हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देती है। हालांकि अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका नाम अलग अलग हो सकता है। विंडोज़ में इसे पेज फाइल के नाम से जाना जाता है, लिनक्स में इसे स्वैप पार्टीशन के नाम से जाना जाता है और मैक में इसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। और किसी भी दूसरे ओएस में इसका कोई और दूसरा नाम भी हो सकता है, परंतु सभी का जो मीनिंग है या कॉन्सेप्ट है वो एक ही होता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट के आधार पर वर्चुअल मेमोरी के कार्य को अगर हम समझने का प्रयास करें तो होता कुछ यूँ है कि जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं और बहुत सारी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर ये सब ओपन किए होते हैं, तो उनमें से बे फाइल या प्रोग्राम जो एक्टिव स्टेज में होते हैं, यानी कि जिस पर कंटिन्यूअली कार्य कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम कार्य कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त रैम पर ही होते हैं। परंतु वे फाइल या प्रोग्राम जो ओपन तो होते हैं परंतु कुछ देर से इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, यानी कि वे मिनिमाइज होते हैं या उस पर हम कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसकी एक पेज फाइल बना करके पेज फाइल की लोकेशन जो भी सेट की गई होती है उसमें भेज दिया जाता है, यानी कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसमें उसको रख दिया जाता है ताकि रैम जो है उसमें लोड ना आए, क्योंकि रैम की तो साइज कम होती है और हमने बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, तो उनको विभाजित कर दिया जाता है, यानी टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यानी कि जो प्रोग्राम हमारे एक्टिव स्टेज में हैं, यानी जिन पर हम काम कर रहे हैं, वो तो रैम में प्रॉपरली लोड हो रहे हैं, लेकिन जो अभी इनएक्टिव स्टेज में हैं या मिनिमाइज हैं या हम उन पर काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर सेकेंडरी स्टोरेज में एज अ वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको स्टोर कर दिया जाता है, उनकी एक पेज फाइल बना करके। और पेज फाइल की लोकेशन जो भी सेट की गई होती है उसमें भेज दिया जाता है ताकि रैम में हमेशा स्पेस मौजूद रहे और हमारे नए प्रोग्राम या फाइल रन कराने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और हमारा सिस्टम हैंग ना हो। तो जैसे ही इनएक्टिव प्रोग्राम या फाइल को फिर से एक्सेस किया जाता है, यानी कि वो एक्टिव स्टेज में आ जाता है, यानी कि हम उसको फिर से उस पर काम करने लग जाते हैं, तो उसको फिर से रैम में लोड कर दिया जाता है। तो हालांकि इस वक्त थोड़ी डिले महसूस होती है क्योंकि रैम की अपेक्षा कोई भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो होती है वो स्लो होती है, तो वहाँ से डेटा फैच करने में थोड़ा डिले होता है। तो ये प्रक्रिया इंटरनली हमेशा चलती रहती है ताकि कंप्यूटर में मेन मेमोरी के कम रहने पर भी वर्किंग स्पेस कम ना पड़े और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बना रहे। तो इस प्रक्रिया को हम मैन्युअली इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। वैसे सभी ओएस में बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही रहता है, लेकिन कुछ लोग पेज फाइल को रैम पर लोड होने में होने वाले डिले से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पेजिंग ऑप्शन है इसको डिसेबल करके रखते हैं ताकि सारा डेटा रैम पर ही पड़ा रहे और पेज फाइल क्रिएट ना हो, जिससे हमेशा इनएक्टिव प्रोग्राम फाइल इत्यादि आसानी से एक्सेस हो सके, यानी उनमें डिले ना हो। पर ऐसा करना भी यूज़र के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में रैम कम साइज में हो और जब कभी उसकी पूरी स्पेस यूटिलाइज हो जाती है, यानी कि आप बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर देते हो और आपको पता भी नहीं होता है, तो फिर आपके सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी वो हैंग भी हो सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो जिनको ये पता नहीं है कि उनको कितना रैम को यूज करना है, तो उनको फिर इस ऑप्शन को डिसेबल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में रैम की साइज अधिक हो और उन्हें ये पता हो कि उनके द्वारा कार्य के दौरान कभी भी उसकी पूरी रिसोर्स यूज नहीं होता है, तब इसे डिसेबल कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सिस्टम में हमेशा रैम स्पेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। तो इस तरीके से काम करता है। हमारे जो भी इनएक्टिव प्रोग्राम होते हैं, लाइक सपोज हमने एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर दिए, बहुत सारे हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए, बट हमारी रैम की साइज बहुत कम है और हम जानते हैं हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं वो सबसे पहले रैम में लोड होता है, उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है।
लेकिन अगर हमारी रैम की साइज कम है और हमने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ ओपन कर दिए, तो जिस भी प्रोग्राम पर हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हर सारे प्रोग्राम पर एक साथ काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक एक करके ही काम करते हैं। तो जिस भी प्रोग्राम हमारा एक्टिव स्टेज में है वो रैम में बना रहता है, और जो भी इनएक्टिव स्टेज में है जिस पे काम अभी नहीं हो रहा है, उसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के आधार पर उसकी एक पेज फाइल बना करके हमारा जो हमारी सी ड्राइव है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, वहाँ पर उसको सेव कर दिया जाता है टेम्प्ररी। फिर जैसे ही वो एक्टिव स्टेज में आता है उसको वापस से रैम में लोड कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है ताकि हमारे जो वर्किंग स्पेस है रैम में वो प्रॉपर बना रहे और यूज़र का एक्सपीरियंस भी अच्छे से बना रहे। तो ये होता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का पूरा नाम क्या है या विस्तार रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में देखते हैं। तो ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है, यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है, और ये रैम के समान ही होती है। तो हम जानते हैं हमारे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब। और ये डिवाइस इतने यूज़र फ्रेंडली होते हैं कि हम इसको इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि इन सभी डिवाइस में हमारे लिए बहुत सारे फंक्शन या ऑटो कंट्रोल दिए गए होते हैं। और शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इन सभी डिवाइस में जो भी फंक्शन या ऑटो कंट्रोल दिए गए होते हैं वो सॉफ्टवेयर की देन है। पर सॉफ्टवेयर तो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक वो है जो केवल खास उसी डिवाइस के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो केवल उसी डिवाइस के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए होते हैं, वो जिस चिप में डाले जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रोम चिप। तो जो उसी डिवाइस के सर्किट बोर्ड पर किसी लोकेशन पर लगे होते हैं, ठीक है। तो रोम चिप में हमारा जो फर्मवेयर है उसको इंस्टॉल किया जाता है। इसको हम बायोस चिप भी कहते हैं कंप्यूटर में। तो ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी हम बोलते हैं। इसको कंप्यूटर सबसे पहले रीड करता है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तो रोम में ही होता है उसकी बूटिंग वगैरह, क्योंकि हमारा जो बायोस का प्रोग्राम है वो रोम में ही होता है। तो इसको कंप्यूटर सबसे पहले रीड करता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के इंस्ट्रक्शंस या सिस्टम के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के रूप में स्टोर किए गए होते हैं। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे कंप्यूटर की, उसी टाइम पे इसमें प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, उसी टाइम पे इंस्टॉल कर दिया जाता है उस हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम, ताकि वो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करे। और इससे सामान्यतः बायोस नाम का प्रोग्राम स्टोर होता है, जिसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर को चालू करने और हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लोड करने में मदद करता है, इसको हम बूटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो बायोस नाम का प्रोग्राम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर के रोम चिप को बायोस चिप भी कहा जाता है। तो इस मेमोरी में जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है इसको परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए मेमोरी जो है ये रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में जो स्टोर्ड डेटा है वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये परमानेंट मेमोरी है, यानी स्थायी मेमोरी कहलाती है। यह रैम की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, इसलिए ये रैम से सस्ती मिल जाती है। और यह मेमोरी मदरबोर्ड में एक चिप के रूप में लगी होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही ये इंस्टॉल कर दी जाती है मदरबोर्ड के अंदर।
रोम की टाइप्स देख लेते हैं। जिस प्रकार से इसके नाम से पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी इसकी डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है और वास्तविक में प्राइमरी स्टेज में इस चिप के अंदर केवल डेटा एक ही बार राइट किया जा सकता था। तो उसी दौरान इसकी स्टोरेज साइज भी बहुत कम हुआ करती थी पहले, परंतु समय और ज़रूरत के साथ जिस प्रकार रोम में तकनीकी बदलाव होता गया, उसी प्रकार ये काफ़ी एडवांस भी होता गया। इस कारण से इसके कई टाइप्स बन गए। तो पहला है एम रोम, यानी इसका पूरा नाम है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। तो ये सबसे पहली रोम है, यानी फर्स्ट टाइप की रोम है, सबसे पुरानी। इसकी साइज बहुत कम होती है और इस पर क्या होता है, एक ही बार में प्रोग्राम को डाला जा सकता है, उसे रीराइट या अपडेट करना संभव नहीं होता। तो आजकल के डिवाइस में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोग्रामेबल है, यानी कि ये एक तरीके से ब्लैंक मेमोरी होती है जो यूजर जो है वो बाद में उसको प्रोग्राम कर सकता है। तो यह रोम का एक ब्लैंक वर्जन वाली मेमोरी है जिसे आप खरीद करके अपने अनुसार उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर इसे केवल एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन को इरेज नहीं किया जा सकता या उसको बाद में बदला नहीं जा सकता, एक ही बार आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो, इसलिए इसको हम वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी बोलते हैं। और इसमें पी रोम चिप में डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर का उपयोग किया जाता है। पी रोम चिप को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया जो है बर्निंग कहलाती है और इसका उपयोग किया जाता है सेल फोन, वीडियो गेम, कंसोल या मेडिकल डिवाइसेस, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है थर्ड ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल है, मतलब कि इसमें स्टोर डेटा को कई बार इरेज करके उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसमें स्टोर डेटा तब तक नष्ट नहीं होता जब तक यह किसी तीव्र पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए, यानी कि इसमें स्टोर डेटा को इरेज करने के लिए उसको या फिर उसको रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे हमें इसे तीव्र पराबैंगनी प्रकाश में 40 मिनट तक पारित करना पड़ता है। इससे ईपी रोम में स्थित इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है और यह फिर पुनः प्रोग्राम योग्य बन जाती है। तो इसको भी रीप्रोग्राम करने के लिए पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर का जैसे स्पेशल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप है और इसका उपयोग कुछ माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि इंटेल 8048 के कुछ संस्करण, इनमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर है EEPROM, यानी कि ये भी एक रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, मतलब कि इसमें स्टोर डेटा को कई बार इलेक्ट्रिकली इरेज करके रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसमें स्टोर डेटा को 10,000 बार तक मिटाकर रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इसमें डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्टोर डेटा को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजार करके मिटाया जा सकता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो इसमें स्टोर डेटा को मिटाने और फिर से प्रोग्रामिंग करने में लगभग 4 से 10 मिलीसेकंड तक का समय लगता है। एक समय में पूरे चिप के डेटा को नहीं मिटाया जा सकता, इसमें एक बार में केवल 1 बाइट डेटा को मिटाया जा सकता है, जिसके कारण EEPROM में रीप्रोग्रामिंग करना फ्लेक्सिबल तो होता है मगर ये काफ़ी स्लो होता है क्योंकि इसमें एक बार में पूरे चिप के डेटा को नहीं मिटाया जा सकता। इसका डेटा एक्सेस टाइम 45 से 200 नैनोसेकंड के बीच होता है। तो इसी मेमोरी में हमारे कंप्यूटर का बायोस स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद है लास्ट फ्लैश रोम। तो फ्लैश रोम EEPROM का एक एडवांस वर्जन है जो कि फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर से बने मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो फ्लैश रोम में आप एक समय में 512 बाइट डेटा को मिटा सकते हैं, जबकि EEPROM में एक समय में केवल एक ही बाइट डेटा को मिटाया जा सकता है। इसलिए फ्लैश मेमोरी
EEPROM से ज़्यादा फास्ट होती है। फ्लैश मेमोरी को कंप्यूटर से निकाले बिना इसमें स्टोर डेटा को आसानी से मिटाया जा सकता है। इसका एक्सेस टाइम 45 से 90 नैनोसेकंड का होता है। साथ ही इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। यह पर्सनल कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कई आधुनिक कंप्यूटरों के बायोस को फ्लैश मेमोरी चिप पर स्टोर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसे फ्लैश बायोस कहा जाता है। और इसका उपयोग USB फ्लैश ड्राइव, MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा, मॉडेम या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है फ्लैश रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, तो यह मेमोरी कौन सी है जिसको निर्माण के समय में ही प्रोग्राम कर सकते हैं? तो ये है रोम, यानी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसको प्रोग्राम किया जाता है, तो वो है रोम। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो हमने पढ़ा है रोम। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो रोम, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है। रोम में स्थिर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये फर्मवेयर या बायोस प्रोग्राम कहलाते हैं। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, उसके बाद होती है कैशे मेमोरी, फिर उसके बाद होती है रैम। तो इस तरीके से हम चार्ट में देख सकते हैं जो हमारी स्टोरेज है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, ये हमारी सबसे स्लोअर है, क्योंकि इसका CPU के साथ सीधा एक्सेस नहीं होता। कई सारे सिस्टम बसेस का प्रयोग किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए काफ़ी स्लो होता है। उसके ऊपर है डिस्क कैशे, यानी स्टोरेज डिस्क होती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस, इनका भी खुद की एक कैशे मेमोरी होती है, वो उनसे ज़्यादा फास्ट होती है। उसके ऊपर आता है रैम, जो कि हमारी मेन मेमोरी होती है। फिर उसके ऊपर आती है कैशे मेमोरी, जो कि हमने पढ़ा है L1, L2, L3 तीन टाइप की होती है। L1 CPU के अंदर होती है, L2, L3 CPU के बाहर होती है। और उसके बाद आती है रजिस्टर मेमोरी, जो कि CPU की मेमोरी होती है, यानी CPU के अंदर ही होती है, लोकल स्टोरेज होती है CPU की। तो सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, क्योंकि ये CPU के अंदर ही होती है। उसके बाद आता है कैशे मेमोरी, जो CPU के नज़दीक होती है। फिर आता है मेन मेमोरी यानी रैम। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज का जो कैशे होता है वो। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी के बारे में देख लेते हैं डिटेल से। तो रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी मेमोरी होती है, जो बाकी मेमोरी से काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, ये CPU में रजिस्टर के रूप में होती हैं, जो कि बाकी मेमोरी की तुलना में सबसे कम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है, यानी CPU की लोकल स्टोरेज होती है, CPU की टेम्पररी स्टोरेज होती है। रजिस्टर मेमोरी CPU के द्वारा बार बार उपयोग होने वाले डेटा, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस को अस्थायी तौर पे स्टोर करके रखती है। यह CPU के द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है। CPU द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने से पहले रजिस्टर में स्टोर होता है। फिर CPU रजिस्टर से उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर के अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करता है, यानी कि सबसे पहले वो सेकेंडरी डिवाइस से जो डेटा है वो रैम में लोड होता है, फिर रैम से वो कैशे मेमोरी में जाता है, फिर कैशे मेमोरी से वो CPU के रजिस्टर में जाता है एक एक करके, और फिर CPU वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके लेता रहता है। तो CPU में ये रजिस्टर अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं। तो 32 इनमें रजिस्टर मेमोरी में 32 बिट से लेके 34 बिट तक डेटा स्टोर होता है। इसी मेमोरी यूनिट में रखे डेटा को जो कंट्रोल यूनिट है CPU का, वो प्रोसेसिंग के लिए ALU तक लेके जाता है। ये मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती है, बल्कि इसको CPU की लोकल स्टोरेज कहा जाता है, जो प्रोसेस किए जा रहे डेटा को होल्ड करके रखती है। तो CPU की जो स्पीड होती है वो रजिस्टर की संख्या और उनकी साइज पर निर्भर करती है। तो कई टाइप के मेमोरी रजिस्टर होते हैं, ये हम देख सकते हैं CPU के अंदर ही होता है रजिस्टर।
तो रजिस्टर मेमोरी भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR बोलते हैं। तो यह रजिस्टर डेटा या इंस्ट्रक्टर के एड्रेस को रखने का काम करता है। निर्देश के एग्जीक्यूशन के दौरान ही मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का कार्य यह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी कि प्रोसेस के दौरान किसी दिए गए समय में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यह रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण कक्ष में जाने से पहले अपने पास स्टोर करके रखता है। फिर आता है एड्रेस रजिस्टर। यह रजिस्टर मेमोरी एड्रेसिंग के साथ कंजक्शन में भी यूज होता है, जो पहला टाइप होता है, अर्थात MAR बेसिकली किसी भी डेटा के मेमोरी एड्रेस को तब तक स्टोर करके रखा जाता है। एक्यूमुलेटर, यह ALU के अंतिम प्रोसेसिंग के दौरान के रिजल्ट को स्टोर करके रखने के लिए काम में आता है एक्यूमुलेटर। प्रोग्राम काउंटर, यह एक प्रकार से हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस होता है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान करंट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन को दर्शाने का काम करता है। फिर है मेमोरी बफर रजिस्टर। यह रजिस्टर मेमोरी में आ रहे या मेमोरी से जा रहे डेटा एवं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन सा मेमोरी का प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो वो है रजिस्टर, क्योंकि ये CPU के अंदर ही होता है। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी है? तो वो होती है रोम, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसमें स्टोर कर दी जाती है। रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? तो ये है PROM। इसमें केवल एक बार ही इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये ब्लैंक होती है, ब्लैंक मेमोरी के फॉर्म में यूज़र खरीदता है और उसको सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकता है। EPROM का पूरा नाम निम्न में से क्या है? तो ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? तो वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें हम उसको इरेज भी कर सकते हैं और फिर से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रोम का इनमें से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है? तो ये जो EEPROM है ये कुछ नहीं होता है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो ये है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एकदम EEPROM की तरह ही होती है, बस इसमें एक बार में उससे ज़्यादा डेटा को इरेज किया जा सकता है। इससे थोड़ा एडवांस वर्जन होती है फ्लैश मेमोरी। किस चिप को उसकी अंतर्वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो वो है फ्लैश रोम। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।